Hi everyone, welcome to this channel Enhance Your Study. Dear friends, in this video we will cover biography of John Keats. He was one of the most important writers of Romantic Age. And friends, already I have covered the biography of William Wordsworth and S.T. Coleridge. If you haven't seen this video, you can visit in my channel and check out this video. Dear friends, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी ऑफ जॉन कीट्स की। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड एंड इन दिस स्लाइड we will be cover some important points related to his life. Right? First point is John Keats was born 31st October 1795 at Finsbury, London. सबसे पहले हमें याद रखना है कि he was born 31st October 1795 में born हुए थे फिंसबरी, लंदन में। Clear friends? His father name was Thomas Keats and mother name is Frances Jennings. Frances Jennings is his mother. The father of John Keats has become a manager of the Swan and Hoof livery stables. After marrying Frances Jennings, he become manager of Swan and Hoof livery stables. John was the first child of his parents. There are two brothers also, George and Tom, and sister Frances Mary. John Keats was the first child of his parents. John Keats was not only the last but also the most perfect of romanticists. John Keats' life of devotion to beauty and to poetry is all the more remarkable in the view of his origins. Thomas Keats died by a fall from his horse on 16 April 1804 and Frances Jennings married William Rawlings. इनके फादर की डेथ हो जाती है 16 अप्रैल 1804 को घोड़े से गिरकर एंड आफ्टर दैट जो इनकी मदर होती हैं फ्रांसिस जेनिंग वो विलियम रॉलिंग से शादी कर लेती हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? यानी जॉन कीट्स की बॉर्न हुए थे 1795 में। इनके फादर का नेम है जो थॉमस कीट्स, मदर नेम है फ्रांसिस जेनिंग एंड इनके टू ब्रदर्स और थे जॉर्ज एंड स्टॉम एंड ओनली वन सिस्टर फ्रांसिस मैरी। थॉमस कीट्स जो कि जॉन कीट्स के फादर थे उनकी डेथ 1804 में हो जाती है एंड इसके बाद जो उनकी मदर होती हैं फ्रांसिस जेनिंग वो विलियम रॉलिंग से शादी कर लेती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चिल्ड्रन वर सेंट टू लिव विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स जॉन एंड एलिस जेनिंग एंड पॉन्डर्स एंड इनफील्ड। इसके बाद जो थॉमस कीट्स के जो बच्चे थे यानी जॉन कीट्स, जॉर्ज, टॉम एंड मैरी उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ भेज दिया जाता है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम होता है जॉन एंड एलिस जेनिंग, राइट, जो कि पॉन्डर्स एंड इनफील्ड में रहती थी। यहाँ तक क्लियर है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
After the death of John Jennings on 8 March 1805, with Alice Jennings, the children moved to Edmonton. इसके बाद जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जॉन जेनिंग एंड एलिस जेनिंग, उनमें से जो जॉन जेनिंग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है 1805 में। इसके बाद जो बच्चे होते हैं यानी जॉन कीज, जॉर्ज, टॉम एंड मेरी, वो एलिस जेनिंग के साथ एडमिंटन चले जाते हैं। इन 1810 Alice Jennings appointed John Nowland Shandell and Richard Abbey as the children's guardians. इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि जो उनको ग्रैंड पेरेंट्स ने बच्चों के टेक केयर के लिए, गार्जियंस के लिए किसे अपॉइंटेड किया था। तो यहाँ पर ये नाम याद रखना है, जॉन नॉलैंड सैंडल एंड रिचर्ड्स एबे। ये अपॉइंटेड किए जाते हैं जब जॉन जेनिंग की डेथ हो जाती है। इसके बाद एलिस जो उनकी वाइफ होती हैं, एलिस जेनिंग, वो बच्चों के गार्जियन के रूप में नॉलैंड सैंडल और रिचर्ड्स एबे को अपॉइंट करती हैं। यहाँ तक क्लियर है? After that, Keats went to Enfield School where the Rev. John Clark was headmaster. इसके बाद एजुकेशन के लिए जॉन कीट्स को इनफील्ड स्कूल में भेजा जाता है, जहां पर उनके हेडमास्टर थे जॉन क्लार्क थे। He formed friendship with Charles Cowdell Clark, the son of headmaster. जॉन क्लार्क के बेटे थे चार्ल्स काउडेन क्लार्क, जिनकी कीट्स से बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों एक दूसरे की फ्रेंडशिप में एंजॉय करते थे और बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ वहां पर स्पेंड कर रहे थे। In 1811, John left Enfield School and was apprenticed to Thomas Hammer, a surgeon in Edmonton. इसके बाद 1811 में जॉन कीट्स इनफील्ड स्कूल को छोड़ देते हैं और वो स्टार्टेड कर देते हैं अप्रेंटिस टू थॉमस हैमंड, अ सर्जन इन एडमंटन। एडमंटन में एज ए सर्जन के रूप में वो अप्रेंटिस स्टार्ट कर देते हैं। He broke off his apprenticeship in 1811 and went to live in London where he worked as a dresser. लेकिन ये अप्रेंटिस भी उन्हें जो एज सर्जन के रूप में वो कर रहे थे वो भी उन्हें रास नहीं आती है और 1811 में वो उसे छोड़ देते हैं और अगेन वो लंदन चले जाते हैं, जहां पर वो एज ए ड्रेसर के रूप में काम करते हैं। और गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल, जो कि सिचुएटेड था गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल में, एज ए ड्रेसर और जूनियर हाउस सर्जन के रूप में वहां पर अप्रेंटिस करते हैं, वर्क करते हैं, सॉरी, ठीक है। Charles Cowden Clark has introduced the young kids to poetry of Edmund Spenser and Elizabethan. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लार्क का नाम एसोसिएट करना है जॉन कीट्स से, क्योंकि इन्होंने कीट्स के करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जॉन कीट्स के, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड यंग कीट्स टू पोएट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर। A copy of Spenser's Fairy Queen, which had been given by Charles Cowden Clark, was the prime cause of his abstraction. इसी की वजह से जो कीट्स का जो इंटरेस्ट था पोएट्री की तरफ बढ़ा और उन्होंने स्टार्ट किया पोएम्स लिखना, राइट। In 1814, John writes his first poem, Imitation of Spenser and on Peace. यानी 1814 में इनकी फर्स्ट पोएम
लिखी गई जिसका नाम था इमिटेशन ऑफ स्पेंसर एंड ऑन पीस। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट पोएम विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो आपको याद रखना है इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, राइट। इन 1814 में द डेथ ऑफ मिसेस जेनिंग, 1814 में जो उनकी ग्रैंड मदर थी मिसेस जेनिंग्स, उनकी भी डेथ हो जाती है। एंड इन अगस्त ही राइट्स फिल फॉर मी अ ब्रीमिंग बोल। और 1814 में इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ही राइट्स फिल फॉर मी अ ब्रीमिंग बोल, ये पोएम लिखते हैं। बट ये दोनों ही पोएम इनकी सक्सेसफुल नहीं मानी जाती हैं जॉन कीट्स की करियर की। His first mature poem is the sonnet on first looking into Chapman's Homer, which is written in 1816. इनकी जो फर्स्ट मेच्योर पोएम थी जो सोनेट थी, यू नो व्हाट, सोनेट इज रिटन इन 14 लाइन्स। सोनेट 14 लाइन्स में लिखी जाती है एंड सोनेट का नाम था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये पोएम इन्होंने तब लिखी थी जब जॉन कीट्स रीडिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे जॉर्ज चैपमैन्स के क्लासिक्स। रीडिंग करने के बाद आफ्टर रीडिंग ऑफ जॉन चैपमैन्स क्लासिक ही वॉज इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज चैपमैन्स एंड ही रोट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। After that, his friend John Charles Clark also introduced Keats to the journalist and contemporary poets Leigh Hunt. इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे ले हंट्स, उनसे भी जॉन क्लार्क ने कीट्स को इंट्रोड्यूस करवाया एंड कीट्स मेड फ्रेंड्स इन हंट सर्कल विद द यंग पोइट्स जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स एंड विद द पेंटर बेंजामिन हेडन। हंट्स का एक ग्रुप सर्कल था जिसमें यंग पोइट्स थे जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड एंड उन्हीं के साथ एक और पेंटर थे बेंजामिन हेडन। उनसे भी कीट्स की फ्रेंडशिप हो गई क्योंकि ये ले हंट के सर्कल में ये पोइट्स और पेंटर आ रहे थे। तो यहाँ पर वो जॉन कीट्स ले हंट के साथ साथ पोइट्स जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड से भी उनकी फ्रेंडशिप हुई एंड पेंटर बेंजामिन हेडन से भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। After meeting Leigh Hunt, Keats' first book poem was largely under Huntian influence. The most interesting poem in this volume is Sleep and Poetry. कहने का मतलब है कि जब ले हंट से जॉन कीट्स की फ्रेंडशिप हो जाती है तो ले हंट से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उन्हीं के अंडर में वो एक पोएम लिखते हैं, यानी हंटियन इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने एक पोएम लिखी जिसका नाम था स्लीप एंड पोट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम मानी जाती है इस वॉल्यूम की। एंड इन 1816 his first published poem द सोनेट ओ सॉलिट्यूड। 1816 में इनका फर्स्ट पब्लिश पोएम आई जो कि एक सोनेट थी, ओ सॉलिट्यूड। क्लियर फ्रेंड्स? इन 1817 कीट्स लेफ्ट लंदन briefly for the trip of Isle of Wight and Canterbury and began work on Endymion, his first long poem. इसके बाद 1817 में वो लंदन को छोड़ देते हैं और वो ट्रिप पर निकलते हैं कैंटरबरी एंड वाइट की आइल में, ठीक है। और वहीं पर वो स्टार्ट करते हैं, ही बिगैन टू स्टार्ट द वर्क ऑन एंडीमियन विच इज़ द फर्स्ट लॉन्ग पोएम, जो कि जॉन कीट्स के करियर की सबसे
फर्स्ट लॉन्ग पोएम कंसीडर की जाती है। इन अक्टूबर 1 October 1816, Keats meets the poet Leigh Hunt, who encourages him, introduce him to other poets, including P.B. Shelley, and becomes an important influence on his work. Dear friends, ये पॉइंट जो कीट्स की फर्स्ट बुक थी पोएम्स, जो हंटियन इन्फ्लुएंस के अंडर में आती है, उससे पहले का ये पॉइंट है कि जब फर्स्ट टाइम 1816 में वो जो कीट्स थे वो ले हंट से मिले थे, वो उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया पोइट्री के लिए, और कई अदर पोइट्स थे उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाया, जैसे कि पी.बी. शैली थे। और इसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं पोट्री लिखना, राइट। एंड 1817 में जब वो लंदन छोड़ते हैं और वो कैंटरबरी, आइल ऑफ वाइट एंड द कैंटरबरी की ट्रिप में जाते हैं, तो वहीं पर वो स्टार्टेड कर देते हैं एंडीमियन को लिखना। इन 1817 कीट्स पोएट्री कलेक्शन वॉल्यूम सिंपली इन टाइटल पोएम्स इज पब्लिश्ड। इसके बाद 1817 में उनकी पोएट्री कलेक्शन वॉल्यूम, जिसे पोएम्स के नाम से जाना जाता है, वो पब्लिश्ड होती है। Now, John Keats completed Endymion, his first long poem, in 1818. He started to write Endymion in 1817 and completed it in 1818. This work is divided into 4 100-line sections, and it is composed in loose rhymed couplet. Remember it? ये points दोनों important है। loose rhymed couplet में ये लिखा गया है, and it was published in 1818. If you talk about what is the theme of Endymion, the theme is realized through fantastic and discursive adventures. Because before writing the Endymion, he traveled to Isle of Wight and Canterbury, and that's why he given the description of adventures and the journey in this poems. And he also talks about the nature, sensuousness, and the description of nature in this poem. In 1818, John Keats writes Isabella. The subtitle of Isabella are The Pot of Basil and Endymion, published by Taylor and Hersey. अगर हम पब्लिशर की बात करें तो ये टेलर एंड हेर्सी के द्वारा पब्लिश की गई थी। एंड 1818 में जो जॉन कीट्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इजाबेला को लिखना, और इसका जो सब टाइटल है डियर फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और सब टाइटल का नेम है द पॉट ऑफ बेसिल, राइट। In 1818 में ही अटेंड्स हैजलिट लेक्चर ऑन द इंग्लिश पोइट्स। 1818 में उन्होंने हैजलिट, जो कि इसी एज के पोइट्स हैं, उनके लेक्चर को अटेंड किया था, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोइट्स वो अटेंड किया था। एंड अगस्त इन द समर ऑफ 1818 कीट्स वेंट ऑन द वॉकिंग टूर इन अ लेक डिस्ट्रिक्ट एंड स्कॉटलैंड विद हिज फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन। इसके बाद इसी ईयर में यानी समर के मंथ में वो वॉकिंग टूर के लिए जाते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड स्कॉटलैंड भी जाते हैं इस फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के साथ। एंड वहीं पर अगस्त से दिसंबर ही मीट्स फैनी ब्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसी के बाद वो फैनी ब्राउन से मिलते हैं और उनको वो पसंद करने लगते हैं, यानी ही फेल इन लव विद फैनी ब्राउन। On his return to London, a brutal criticism of his early poems appeared in Blackwood magazines, followed by a similar attack on Endymion in the Quarterly Review. यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि रोमांटिक एज में
कई मैगजीन थी जो काफ़ी पॉपुलर थी, यानी इस एज में कई पॉपुलर मैगजीन को लिखा गया था। उसमें से जो सबसे पहली मैगजीन थी एडिनबर्ग रिव्यू, जो कि 1802 में आई थी। सेकंड मैगजीन थी क्वार्टरली रिव्यू 1808 में, यानी आफ्टर 6 ईयर ऑफ एडिनबर्ग रिव्यू, यानी 6 साल बाद क्वार्टरली रिव्यू 1808 में आई। नेक्स्ट थी ब्लैकवुड मैगजीन 1817 में, 1817 में। द नेक्स्ट है द वेस्टमिंस्टर रिव्यू 1824, यानी 1824 में आई वेस्टमिंस्टर रिव्यू मैगजीन। इसके बाद द स्पेक्टेटर आई 1828 में। नेक्स्ट थी द एंथीनियम 1828 और लास्ट थी फ्रेजर मैगजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1830। इसमें से जो एडिनबर्ग रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड मैगजीन एंड फ्रेजर्स मैगजीन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं इस एज की। जॉन कीट्स का जो वर्क था, यानी जो पोयम थी एंडेमियन, इसको क्रिटिसाइज किया गया था क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन में। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉन कीट्स। दोस्तों, ये स्लाइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पोयम हैं जॉन कीट्स की, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कीट्स स्टार्टेड हाइपेरियन एंड हिज ब्रदर टॉम डाइस। अगर हम बात करें, ये अभी टाइम पीरियड चल रहा है 1818 में, जब एंडेमियन पब्लिश हुई थी। और एंडेमियन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि एंडेमियन which is a story of a young shepherds beloved by a moon goddess, right? And एंडेमियन में हम इन्फ्लुएंस देखते हैं स्पेंसर का, एंड जो ये हाइपेरियन उन्होंने स्टार्ट की थी, इसमें इन्फ्लुएंस दिखाया गया है मिल्टन का। यानी जो जॉन कीट्स थे वो स्पेंसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। दैट्स वाई ही taken some references of Spencer's poetry and he applied in Endymion. Clear? And in Hyperion he was influenced by John Milton and some references are applied in Hyperion. एंडेमियन की जो स्टार्टिंग लाइन्स है जो बहुत ही ब्यूटीफुली कीट्स ने बताई है और कई बार ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी भी गई है। कोटेशन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर। इन 1818 में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था हाइपेरियन, जैसा मैंने बताया, और इसी टाइम पीरियड में जो उनके ब्रदर थे टॉम, उनकी भी डेथ हो जाती है। After that, in 1819, Keats writes Eve of St. Agnes and stay in Sussex and Hampshire. Eve of the St. Agnes is the most perfect of Keats' medieval poems. ये medieval poems में काउंटिंग की जाती है और काफ़ी सक्सेसफुल पोएम ये मानी जाती है कीट्स के करियर के लिए। In February, Keats writes Eve of the St. Mark and April May Keats writes La Belle Dame Sans Mercy इस फेमस ओड। इसके बाद उन्होंने ईव ऑफ सेंट मार्क्स को लिखा और बहुत ही फेमस ओड इनके आया ला बेल डेल सन्स मर्सी। कीट्स इज बेसिकली फेमस फॉर हिज ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेसियन अर, ओड टू ऑटम। ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ओड हैं कीट्स के करियर में, एंड इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कीट्स के जो इम्पोर्टेंट पोएम हैं, ओड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम उनकी बायोग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? जॉन एक्सपीरियंसेस द फर्स्ट साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस।
इसी टाइम पीरियड इन 1899 में उन्हें फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ कि उनकी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस के साइन उनको दिखे, यानी उन्हें पता चला कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इनकी जो लवर थी, वो भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, फैनी ब्राउनी जिनका नाम था। एंड जब ये फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एंड इन 1819 में, यानी जब जॉन कीट्स को ये पता चलता है कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है, तो एट दैट टाइम ही डिसाइडेड टू नॉट टू मैरी टू फैनी ब्राउनी, whom he was engaged but whom he could not marry on account of his poverty and growing illness। यानी वो उनसे इंगेज तो हो गए थे बट वो उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो रहा था कि जो उनकी इलनेस है वो डे बाय डे ग्रोइंग हो रही है। क्लियर फ्रेंड्स? कीट्स राइट्स, आगे क्या होता है, कीट्स राइट्स लामिया पार्ट 1 एंड ओथो द ग्रेट एंड सैंकलिन आइल ऑफ वाइट। इसके बाद वो लामिया का जो पार्ट 1 है वो लिखते हैं। यहाँ दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि कीट्स के करियर भी 1818 से 1820 का जो टाइम पीरियड था बहुत ही फ्रूटफुल पीरियड था उनके लिए। इसी टाइम पीरियड में उनके जितने भी वर्क्स हैं वो सब लिखे गए एंड कुछ वर्क्स को पब्लिश भी किया गया। ठीक है, अगर हम लामिया की बात करें तो लामिया इज अ मोस्ट सजेस्टिव पोएम। इट इज अ स्टोरी ऑफ ब्यूटीफुल enchantress who turns from a serpent into a glorious woman and fills every human sense with delight। ठीक है, तो इसमें एक ये ब्यूटीफुल enchantress की स्टोरी है जो कि टर्न्स हो जाती है, चेंज हो जाती है एक सरपेंट में। इस सरपेंट की स्टोरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीट्स मूव्स टू विनचेस्टर एंड राइट्स लामिया पार्ट 2 एंड ओड टू ऑटम। इसके बाद वो विनचेस्टर जाते हैं और जो लामिया पार्ट 2 था वहां पर वो लिखते हैं। यहीं पर वो ओड टू ऑटम की भी स्टार्टिंग कर देते हैं। नाउ कीट्स स्टार्टेड एंड अबेंडेंस द फॉल ऑफ हाइपेरियन। इसके बाद वो स्टार्ट करते हैं लिखना द फॉल ऑफ हाइपेरियन, बट सम रीजंस उन्हें बीच में ही इसे छोड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस स्लाइड में मोस्टली पोएम को कवर किया गया है। कीट्स बिकम्स ऑफिशियली इंगेज टू फैनी ब्राउन। वो फैनी ब्राउन से इंगेज तो हो जाते हैं बट वो उनसे शादी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। इन 1820 कीट्स हैज अ लंग hemorrhage, the first serious symptoms of tuberculosis that will eventually his life. He moves into Lehans house where Fanny nurses him. In 1820 में यानी उनका लंग हेमरेज हो जाता है, जो कि एक सिम्टम्स था ट्यूबरक्लोसिस का। इवेंचुअली जो उनकी लाइफ होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है एंड दैट टाइम वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस में होते हैं, इसलिए वो ले हंस के जो घर होता है वहाँ वो मूव करते हैं, विजिट के लिए जाते हैं, जहाँ पर जो उनकी बिलट थी फैनी उनकी बहुत अधिक सेवा करती है। इन जुलाई 1st 1820 कीट्स फाइनल वॉल्यूम ऑफ पोएट्री Lamia, Isabella, Eve of St. Agnes and other poems is published to strong review। इसके बाद 1820s में इनकी जितनी भी पोएम्स थी, इन फाइनल वॉल्यूम में जो भी पोएम आती थी, जैसे लामिया हो गई, इजाबेला, ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स, वो सारी पब्लिश्ड हो गई और रिव्यू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्हें मिला।
Keats' doctor informs him that his lungs will not survive an English winter. Keats bids Fanny Brown a painful farewell and sails to Italy with his friend, the painter Joseph Severin. ठीक है। इसके बाद जो कीट्स के डॉक्टर होते हैं वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि जो उनका लंग्स है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, बहुत दिन तक वो सरवाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए इसी बीच कीट्स को अपनी जो उनकी बिलव्ड होती हैं फैनी, उनसे वो फेयरवेल लेते हैं जो काफ़ी पेनफुल उनके लिए होता है। और इसके बाद वो इटली के लिए विजिट करते हैं अपने फ्रेंड्स, जो कि उनके फ्रेंड्स पेंटर थे जोसेफ सीवरन। यहाँ पर दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी कि जो जॉन कीट्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ग्रीक मैथोलॉजी से। उनकी कई पोयम में हम ग्रीक मैथोलॉजी का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि हम हाइपेरियन की बात करें, उसमें भी ग्रीक मैथोलॉजी का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, राइट। इन February 23, 1821, John Keats dies of tuberculosis at the age of 25 in Rome. He is buried in the Protestant cemetery. इसके बाद 1821 में इनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और उस समय जो इनकी एज थी फ्रेंड्स 25 थी, क्योंकि ये विजिट करने के लिए इटली गए थे और वहीं पर रोम में ही इनकी डेथ हो जाती है। इन्हें बरीड किया जाता है प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में। पीबी शैली जो इनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, राइट्स पोयम एडोनीज एज एन एलजी फॉर हिम। यानी पीबी शैली उनसे बहुत ज़्यादा इनके वर्क से इन्फ्लुएंस थे। इतनी कम एज में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस को अचीव कर लिया था, इसीलिए उन्होंने एक पोयम लिखी जिसका नाम था एडोनीज, जो कि एलजी है, एंड दिस एलजी इज रिटन फॉर जॉन कीट्स। उनकी डेथ पर ये एलजी लिखी गई है। एलजी जैसा कि हम जानते हैं कि एलजी इज अ पोयम विच इज रिटन फॉर क्लोज फ्रेंड्स, राइट। तो ये उनकी एलजी एडोनीज है जो कि जॉन कीट्स की डेथ पर पीबी शैली के द्वारा लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा बायोग्राफी ऑफ जॉन कीट्स की। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगी कि इनके जो फेमस ओड हैं, पोएम्स हैं, उस पर एक वीडियो बनाऊं और उसमें भी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करूं। फाइन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।